The question that I put to you is, to begin the lecture today, is that supposing you have a charge Q1 and you have a charge Q2, they are separated by distance r between them. It is so convenient to find the force between the two. It is so convenient. That is, you know that F is equal to K Q1 Q2 upon R square, and it is the fundamental law. ये इसी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू होती है. पर क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, ये बहुत कन्वीनियंट है, फॉर्मूला है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं, उसका डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं कि ये रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है. दैट इज वेरी गुड, बट आई एक्सटेंड द प्रॉब्लम लिटिल बिट. मैंने कहा कि मेरे पास एक चार्ज Q है. I have a charge Q, let's say Q1, and I have another charge which is spread in a rod. ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q है. नियरेस्ट एंड इसका नियरेस्ट एंड इससे कितना दूर है? इसका नियरेस्ट एंड इससे ए डिस्टेंस पे है. और टोटल रॉड की लेंथ जो है वो कितनी है? एल है. और चार्ज क्यू जो है इस रॉड पे पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड है. लेट मी रब ऑफ द सिंपलर केस, आई जस्ट रिटन फॉर द रेफरेंस. अब इन दोनों के बीच में मेरे को फोर्स निकालना है. आई वॉन्ट टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू एलो चार्जेस Q1 एंड Q. कैसे निकालें? नहीं, आई डोंट हैव एनी. दैट्स वाई अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने ये रिस्ट्रिक्शन डाली. वाई डू आई इम्पोज दिस रिस्ट्रिक्शन? ये रिस्ट्रिक्शन से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि आर हम बिना किसी एम्बिग्यूटी के नाप सकते हैं. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आर में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा. कोई ये थोड़ी ना करे कहां से कहां तक जाएं. पर अगर मेरा पॉइंट चार्ज नहीं है, मेरा पॉइंट चार्ज ना होके अगर वो एक्सटेंडेड चार्ज है, जैसे कि मान लीजिए एक चार्ज मेरा इस स्टोन के पीस में है, ये कोई मेटालिक लंप है, मेटल के टुकड़े हैं, और ये इस मेटल पे एक चार्ज है Q1 और Q2. अब सवाल ये उठता है, अगर मैं F इज Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगाना चाहता हूं, तो मैं R क्या लूं? कहां से कहां तक? मैं यहां से यहां तक लूं, 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 यहां से यहां. Somebody told me the last one center of mass to center of mass. That is farce. कुछ नहीं होता. आर क्या होगा? इसमें कौन सा आर डालूं? एम्बिगुअस हो गया कि नहीं हो गया? पॉइंट चार्ज में यही तो फायदा था कि आर मेरा क्लियरली डिफाइंड था कि आर कहां से कहां तक लेना है मेरे को. इसीलिए हमने ये लिमिटेशन डाली थी. कोई और इसका इंटेंशन नहीं था. इंटेंशन वाज वेरी क्लियर कि पॉइंट चार्ज जाएगा तो आर में हमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. अब अगर मेरा चार्ज पॉइंट चार्ज ना होके, पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? एक्सटेंडेड चार्ज. जैसे ये एक एक्सटेंडेड चार्ज है, ये एक एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंडेड नहीं है, ये एक पॉइंट चार्ज है, पर इसको कहेंगे एक्सटेंडेड, फैला हुआ. अगर दोनों में से कोई एक या दोनों एक्सटेंडेड हैं तो हम फोर्स कैसे निकालें? हाउ डू आई कंप्यूट द फोर्स व्हेन वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम आर एक्सटेंडेड? दिस इज द क्वेश्चन दैट बॉदर्स अस. ये मेरे को बॉदर कर रहा है कि मैं कैसे इन दोनों के बीच में फोर्स निकालूं. ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर ये तब भी कुछ इजी दिख रहा है. इसमें एक पॉइंट चार्ज है, एक रॉड है, और रॉड में चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली फैला हुआ है. आई वॉन्ट टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू. हाउ डू आई गो इन फॉर दैट? हाउ डू आई कंप्यूट दिस चार्ज? would be answered by ये चार्ज Q1
आई एम जस्ट क्रिएटिंग स्पेस फॉर ड्राइंग समथिंग, और ये चार्ज Q1 पूरे में स्प्रेड है। नियरेस्ट एंड इसका A डिस्टेंस पे है और खुद इसकी लंबाई L है। अब दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करें? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम लोग फिजिक्स से बाहर निकल के मैथ्स में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। आई स्विच ओवर टू प्योर मैथमेटिकल डिस्कशन बिफोर आई पिक अप दिस क्वेश्चन। प्योर मैथमेटिकल डिस्कशन, आइए, व्हाट इज दैट प्योर मैथमेटिकल डिस्कशन? लेट अस से दैट आई आस्क यू टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, बट आई आस्क इन अ वेरी फैंसी मैनर। पूछा हमने, बहुत सरल क्वेश्चन है, पर बहुत ही फैंसी तरीके से पूछा आपसे। मैंने कहा देयर इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx, आई होप यू नो लिटिल बिट फंक्शन, y डिपेंड्स अपॉन x, हर फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। देयर इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx विच इज कांस्टेंट फंक्शन, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अपने पूरे डोमेन में इसकी y की वैल्यू कांस्टेंट है, और पर इसका डोमेन ही बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। नहीं भी रिस्ट्रिक्टेड है तो हमको मतलब नहीं, हमने बहुत ही छोटे स्पेस में इसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। ये y, ये x का ग्राफ मैंने बनाया, और मेरा फंक्शन जो है वो ये है c। हर x में वैल्यू कितनी है? c। अब मैंने कहा फाइंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ। Look at this, how complicated I'm speaking, but the result will be peanut. Class 4th student would be able to answer this. I ask a question, find the area under this graph, x-axis इसके बीच में एरिया बताइए, confined between x is equal to a and x is equal to b. x कोऑर्डिनेट जहां a है और x कोऑर्डिनेट जहां b है, उसके बीच में जो एरिया कन्फाइन हुआ, मैंने नाम भी नहीं लिया। क्या नाम नहीं लिया? आप जानते हैं कि इसका शेप क्या है, पर एवरी टॉम डिक एंड हैरी इन द क्लास नोज व्हाट इज द शेप लाइक, राइट? हमने कहा लुक एट द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन, कितना फैंसी क्वेश्चन हमने फ्रेम किया। मैंने फ्रेम किया कि ये जो फंक्शन fx है उसका और एक्स एक्स के बीच में एरिया बताइए, कन्फाइंड बाई एक्स इज इक्वल टू a एंड एक्स इज इक्वल टू b ऑर्डिनेट्स, इसका एरिया बताइए। क्लास 4th स्टूडेंट विल जंप ऑन, रेज हैंड टू स्कोर क्रेडिट एंड से दैट सर आई विल आंसर दिस, एंड आंसर इज c into b minus a, because everybody knows that area of the rectangle is height into width. So convenient. हमने कहा ना, अब मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने जा रहा हूं, There is a function y is equal to fx is equal to x cube. ये भी एक फंक्शन है, इसका ग्राफ ऐसा होगा, कैसा होगा? y x, it is a concave up cubic function. Now I ask you, find the area between the boundary x is equal to a and x is equal to b. मैंने कहा अब बताइए। वो कन्वीनियंट इसलिए था क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन था, अब की बार वेरिएबल फंक्शन है। मैंने कहा अब मेरे को ये एरिया बताइए। Can somebody tell me this area? No, not at all. ये एरिया बताइए। थोड़ा सा डिफरेंस किया हमने, केवल थोड़ा। देखिए, बेस अभी भी ए से बी तक है, बेस पहले भी ए से बी तक था। अभी भी यहां पे वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल ए पे है, अभी भी यहां पे वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल ए पे है, अभी भी यहां पे वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल बी पे, अभी भी यहां पे वर्टिकल लाइन एक्स इक्वल बी पे है। ओनली डिफरेंस इज दैट
ये फिगर के अगर 4 दीवार सोचो, एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक दीवार ये, चौथी दीवार यहां पे फ्लैट थी और यहां पे चौथी दीवार हमने बड़ी डिजाइनर बना दी है. Only difference is that. But look at the toughness and the problem. You can't tell me this area for the time being. The challenge is how to find this area. The challenge is how to find this area. For that matter, let's say there is any general function. ये तो एक function दे दिया मैंने. Let's say there is any general function किसी भी shape में vary कर रहा है. किसी भी shape में vary कर रहा है. y(x cube) किसी भी shape में एक function vary कर रहा है. Log, exponential, कई आपने फंक्शन देखे. एक फंक्शन है जो कि किसी भी शेप में वेरी कर रहा है, y = f(x). It could be any kind of variation, something like that. इस तरह से इसका अपर ऑर्डिनेट वेरी कर रहा है ग्राफ. मैंने कहा फाइंड द एरिया बिटवीन x = a to x = b. x = a से लेके x = b, उसके बियॉन्ड नहीं, जहां तक हमारा मन है वहीं तक निकालना है ना. ग्राफ तो आगे भी एक्सटेंड हो रहा है, यहां भी एक्सटेंड हो रहा था, यहां भी एक्सटेंड हो रहा है. मैंने कहा भैया a से लेके b तक एरिया बताइए. हाउ डू आई फाइंड द एरिया? ये मेरा y = f(x) है. दिस इज माई y = f(x). समझ में आ गया टास्क? बिल्कुल क्लियर कट टास्क समझ में आ गया. क्या टास्क है मेरे सामने? पूरा मैथमेटिकल टास्क है ये. आई हैव ए स्कीम टू फाइंड दिस एरिया. मेरे पास एक तरीका है ये एरिया पता करने का. क्या तरीका है? मैंने कहा कि मैं यहां से यहां तक मान लो कितना है, 10 मीटर. ए की कुछ वैल्यू है, बी की कुछ वैल्यू है, दोनों की कुछ लंबाई है ए से बी तक. इस लेंथ को, किस लेंथ को? इस लेंथ को ए से लेके बी तक जहां तक मेरा इंटरेस्ट है, इस लेंथ को मैंने चॉप कर दिया छोटे छोटे. जैसे आप सैलेड बनाने के लिए कैरेट को चॉप करते हैं, मैंने चॉप कर दिया इसको. कितने टुकड़ों में चॉप कर दिया? 1 बिलियन. 10 में नहीं, 20 में नहीं, 100 में नहीं, 1000 में नहीं, मिलियन में नहीं, 1 बिलियन टुकड़ों में. हर टुकड़े कितने पतले पतले होंगे? हेयर थिन, थिनर देन हेयर, थिनर देन हेयर दे विल बी. अग्री और नॉट? पतले पतले टुकड़ों में मैंने चॉप कर दिया पूरे. इस कार्डबोर्ड का मेरे को एरिया बताना था. किस कार्डबोर्ड का? मैं फालतू की चीज हटा दूं तब बताऊं. इस कार्डबोर्ड का मेरे को एरिया बताना था. ध्यान से सुनिएगा बेटा. इस कार्डबोर्ड का मेरे को एरिया बताना था. किस कार्डबोर्ड का? इस कार्डबोर्ड का. इस शेप का एक कार्डबोर्ड काटा था मैंने. इस शेप का मैंने एक कार्डबोर्ड लिया सीजर से. 3 साइड तो स्ट्रेट काटी और एक साइड मैंने डिजाइनर काट दी. इसका मेरे को एरिया बताना था. इस कार्डबोर्ड को मैंने लंबा लंबा चॉप कर दिया. इसको नहीं कर, ऐसे ऐसे वर्टिकल चॉपिंग कर दी इसकी. कितनी चॉपिंग? 1 बिलियन. 1 बिलियन पतले पतले स्ट्रिप्स में इसको काट दिया. सोचिए, सोचने में क्या जाता है? कर दिया. इसको मैंने छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट दिया. तो आई एम गोना कट इट. This is where I'm cutting it. Okay. This. So sorry. Of course, I'm not gonna make 1 billion. It will take whole year. So I'll make a bit thicker, but understand that there are 1 billion strips. उसी कार्डबोर्ड के पतली पतली स्ट्रिप्स काट दिया. ऑल इक्वल, सब बराबर,
सब बराबर पतली पतली स्ट्रिप्स में। अगर पूरा कार्डबोर्ड देखा जाए, प्लीज मेंटेन योर फोकस। जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट, उसके लिए ये लर्निंग बहुत ही, और 12th क्लास में लेट मी अश्योर यू, आप पेन नहीं अपना लिफ्ट कर सकते, अपने टिप को मूव नहीं कर सकते कॉपी पे, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो। एनफ ऑफ दिस। अब देखिए पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, आई मीन वी वुड हैव एंडेड अप यूजिंग इंटीग्रेशन 1000 टाइम इन दिस ईयर्स फिजिक्स क्लास। तो फॉरगेट अबाउट डूइंग फिजिक्स विदाउट द नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन। इस रेक्टेंगल का एरिया पता करना था, मैंने इसको चॉप कर करके पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिया। अगर कोई मेरे से कहे कि पूरे रेक्टेंगल का एरिया बताओ, और मैं कहूं पूरे कार्डबोर्ड का एरिया बताओ, तो मैं कहूं चलो तुमको अप्रॉक्सीमेट बता देते हैं। अप्रॉक्सीमेट एरिया बताने के लिए मैं क्या कहूं, इसको स्केल से नाप लूं और इसकी हाइट नाप लूं और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और कह दूं लगभग एरिया है। विल दैट बी वेरी रॉन्ग और नॉट? इट विल बी हैविंग डिसेंट एरर भैया, इट विल बी क्वाइट डिसेंट एरर। हमने बेसिकली इतना एरिया बता दिया और क्या, नीचे वाला इतना एरिया छोड़ दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? अगर मैं इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस हाइट से, और अगर मैंने बताया इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने इतना एरिया बता दिया, बहुत ओवर एस्टिमेट कर लिया फालतू में। तो हमको ये नहीं पता कि मैं किस हाइट से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि लगातार तो हाइट वेरी कर रही है। पर एक बात मैं बताता हूं, ये सब जो स्ट्रिप्स हैं, हर स्ट्रिप जो है वो कितनी पतली है? हेयर थिन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भाड़ में जाए पूरा कार्डबोर्ड, पर मैं अगर आपसे पूछूं केवल इस स्ट्रिप का एरिया बता दीजिए, तो आप इसकी विड्थ और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे? नहीं कर सकते, ये भी रेक्टेंगल नहीं है। इधर वाली हाइट से करेंगे कि इधर वाली हाइट से करेंगे? डियर फ्रेंड, मीनिंगलेस। एक हेयर को पकड़िए, उसको सीजर को तिरछी करके काट दीजिए, और कोई आपसे पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हेयर दैट इज रिमेनिंग, तो विल आस्क हिम कि लेफ्ट में कि राइट में। अब बोलिए, एक बाल को पकड़ के तिरछी कैंची से काटिए, और उसके बाद जो बाल बचे उसको कोई पूछे क्या कि बाएं में कि दाएं में, किधर बताऊं कितनी लंबाई है? एक मोटे से एक चौड़े से पेपर को अगर तिरछा काटेंगे तो जरूर कोई पूछेगा, क्योंकि अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा। बट हेयर थिन चीज में क्या डिफरेंस आएगा? आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? दैट्स वाई टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, इट इज गुड एनफ टू से दैट द एरिया इज करेक्टली गॉट बाय मल्टीप्लाइंग हाइट एंड विड्थ। अब आप पूछेंगे हाइट किधर की, लेफ्ट की राइट की? हम कहेंगे यू हैव गॉन इनसेन। यू हैव नॉट एक्चुअली, बट यू हैव गॉन इनसेन इफ यू आर आस्किंग लेफ्ट की कि राइट की, क्योंकि ये बाल से पतला है और ये करेक्टली एरिया बताएगा कि नहीं बताएगा। इसको रेक्टेंगल मानना, पूरे कार्डबोर्ड को रेक्टेंगल मानना बहुत ही गलत बात थी, पर एक पतले से स्ट्रिप को रेक्टेंगल मानना क्वाइट लॉजिकल है कि नहीं है? बोली हाँ या ना? ओके, गुड एनफ। मीनिंग देयर बाय कि जब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि एरिया बताइए, तो मैं हाइट इंटू विड्थ नहीं कर सकता था, क्योंकि हर जगह हाइट काफी अच्छी खासी वेरी कर रही थी। पर मैं एक काम जरूर कर सकता हूं कि अगर मेरे से कोई पूछे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ वन ऑफ द स्ट्रिप्स, what is the area of one of the strips, ये कोई अगर पूछे तो मेरे को कोई संकोच नहीं होगा ये कहने में कि इस स्ट्रिप का एरिया विड्थ इनटू हाइट होगी। श्योर और नॉट? इस तरह से हर स्ट्रिप को मैं विड्थ इनटू हाइट करके सारी 1 बिलियन स्ट्रिप को ऐड कर दूं। ऐड का सिनोनिम बताओ। इंटीग्रेट कर दूं
इंटीग्रेट, अभी इंटीग्रेशन आप जानते नहीं, इंटीग्रेशन मीन्स एडिशन और नॉट। लोगों को जोड़ने को इंटीग्रेट करना कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर मैं सारे स्ट्रिप के एरिया को ऐड कर दूं तो आई गेट करेक्टली द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड और नॉट। बोली हाँ या ना, अग्री और नॉट। अब सवाल ये उठता है इन सारे स्ट्रिप्स का विड्थ कितना है, इन सारी स्ट्रिप्स की विड्थ कितनी है? सबकी विड्थ बराबर है, क्योंकि सब विड्थ कितनी है? बोलिए विड्थ कितनी है सबकी? बी माइनस ए, यहां से यहां तक टोटल विड्थ थी, अपॉन एन है। एन क्या है? 1 बिलियन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। इतनी कम होगी कि इसको मैं एक्स ना लिख के, इसको एक्स लिखता है विड्थ को नीचे, इसको डीएक्स लिखता हूं। श्योर और नॉट? आपको लास्ट टर्म में ही बताया था, कोई भी क्वांटिटी जो बहुत ही छोटी होती है, जैसे कोई बहुत छोटा चार्ज हो उसको क्यू ना लिख के डी क्यू लिखेंगे, कोई बहुत छोटा मास होगा उसको एम ना लिख के डीएम लिखेंगे। अगर किसी चार्ज ठीक ठाक है उसको डेल्टा क्यू मतलब ठीक ठाक डिफरेंस, को छोटा होगा तो डी क्यू। कोई मास में डिफरेंस अगर बड़ा है डेल्टा एम तो छोटा डीएम। अगर कोई डिस्टेंस है डेल्टा एक्स तो छोटी हो जाएगी तो डीएक्स लिखेंगे। कोई लेंथ है डेल्टा एल तो छोटी हो जाएगी उसे डीएल लिखेंगे। डी मीन्स एलिमेंटल, आप समझ रहे हैं कि नहीं? डी इज अ सिंबल विच डिनोट्स इट इज एलिमेंटल, इट इज वेरी स्मॉल। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो जब मैंने 1 बिलियन स्ट्रिप्स में इसको ब्रेक किया, तो मेरी जो विड्थ आई उसको हमने कहा डीएक्स। डी इज सेरेमोनियल, डी कोई फैक्टर नहीं है, डी सेरेमोनियल। डीवाई बाई डीएक्स में डी सेरेमोनियल होता है। डी मीन्स स्मॉल चेंज इन एक्स। ओके, अब इस स्ट्रिप की हाइट क्या है भाई? इस स्ट्रिप की हाइट, अरे फंक्शन वाई इक्वल एफ एक्स है, तो स्ट्रिप की हाइट कितनी होगी बेटा? बोलिए वाई होगी कि नहीं? यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट डालने पे जो वाई आए, बोलिए अग्री और नॉट? तो क्या ये एलिमेंटल एरिया वाई इंटू डीएक्स होगा कि नहीं होगा? बोलिए इस स्ट्रिप का एरिया, इस पूरे स्ट्रिप के एरिया को जब मैं ऐड कर दूंगा 1 बिलियन स्ट्रिप्स को, विल आई गेट द एरिया करेक्टली और नॉट? बोलिए हां या ना। समझ में आ गया? अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं तो ये सिंबल यूज करते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म बहुत ज्यादा होते हैं तो दिस इज रिप्लेस्ड बाय दिस सिग्मा। इसको सिग्मा कहते हैं ना, लैटिन अल्फाबेट है सिग्मा। दिस सिग्मा इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? एस, elongated एस। एस छोटा एस ये होता है, elongated एस। दिस elongated एस इज नोन एज इंटीग्रेशन। दिस elongated एस इज नोन है, इसीलिए इसका सिंबल elongated एस है, इंटीग्रेशन। अब क्या बन जाएगा ये? y dx। तो इंटीग्रल y dx इज द एरिया अंडर द कर्व। कुड यू अप्रिशिएट दैट दिस इज हाउ द इंटीग्रेशन कम्स इनटू बीइंग? इंटीग्रेशन आता कैसे है? एक स्ट्रिप का एरिया निकाल के इंटीग्रेट कर रहे हैं। कुड यू अप्रिशिएट दैट और नॉट? दिस इज व्हाट इट इज। अब ये बताना पड़ेगा कहां से कहां तक की स्ट्रिप को ऐड करना है। यहां से यहां तक की देखिए, यहां से यहां तक की, हो सकता कोई का यहां से यहां तक एरिया बताओ, इसलिए ये बताना पड़ेगा ना कि एक्स में कहां शुरू होकर कहां तक। अग्री और नॉट? इसलिए लिमिट लगा देते हैं। तो ए किसकी लिमिट लगाते हैं बेटा? ध्यान दीजिएगा, जो डी के बाद लिखा होता है उसकी लिमिट लगाते हैं। वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो ए कहां से कहां तक वेरी कर रहा है मेरे कार्डबोर्ड के लिए? ए से लेके बी तक। तो दीज आर कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। So this is how you get the area. Could you understand the integration has been devised? इसको डिवाइस इसलिए किया गया? The most primary objective that it serves is finds the area under the curve. And does it so in such a beautiful manner, smart तरीके से। Are you getting the point or not? कि जब इतनी पतली स्ट्रिप हो जाएगी तो ये ट्रेपेजियम ना होके ये रेक्टेंगल कंसीडर किया जाने लगेगा। हमने तो बहुत मोटी बनाई है ना, एक्चुअली हेयर से भी पतली है ये, इसलिए तब ये रेक्टेंगल हो जाएगा और तब हाइट इंटू विड्थ करके एरिया मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट इज, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट? विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज इंटीग्रल एफ एक्स। वाई इज एफ एक्स और नॉट? डीएक्स। ये हाइट है, ये क्या है बेटा? ये क्या है? हाइट। ये क्या है? विड्थ।
Height into width is the area or not? Sure or not? So this is what is the area under the curve. ये प्योर मैथमेटिकल डिस्कशन था. फिर फिजिक्स पे स्विच ओवर करेंगे, फिर मैथ्स पे स्विच ओवर करेंगे. ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई? यहां तक बहुत अच्छे से आपने फील कर लिया. अब दोनों पेज को मैं कंपेयर करता रहूंगा, आपको फोकस मेंटेन रहना चाहिए. आई कीप कंपेयरिंग टू पेजेस, प्लीज मेंटेन द फोकस. मेरा टास्क है कि एक चार्ज Q1 इसे कह लीजिए, Q इसे कह लीजिए. एक चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज है और एक चार्ज Q एक्सटेंडेड चार्ज है. मेरे को कहा गया दोनों के बीच में फोर्स निकालिए. द प्रॉब्लम इज व्हाट इज आर? आई डू नॉट नो. आर कहां से कहां तक लूं? आर मैं यहां से यहां तक लूं, 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 यहां से यहां तक लूं. आई डू नॉट नो. हु इज द कल्प्रिट? रॉड, नॉट पॉइंट चार्ज. दूसरा पॉइंट चार्ज होता तो हमको ये क्वेश्चन ना करना पड़ता. तो दैट इज वाई. अब मैं करूं तो क्या करूं? Had it been a point charge, I would have done. अब करस्पॉन्डिंग डिस्कशन देखिए. अगर हर जगह हाइट सेम थी, सिंपली हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया. अगर पूरा चार्ज एक ही जगह सिमट के रखा होता, पूरा चार्ज सिमट के एक ही जगह रखा होता, तो मैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगा देता. यहां पे अलग अलग जगह हाइट वेरी कर रही थी, यहां पे अलग अलग जगह डिस्टेंसेस वेरी कर रही है. आप देखते जाइए करस्पॉन्डेंस. तो मैं क्या करूं? मैं वही काम करता हूं. मैं क्या करता हूं? आइए सुनिए मेरी बात को. फोर्स निकालने के लिए मैंने एक काम किया कि मैंने इसकी चॉपिंग कर दी. पतली 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 चॉपिंग कर दी. ये एक इसका चॉप्ड पोर्शन है रॉड का. कहां लोकेटेड है? ये इस एंड से, ध्यान दीजिएगा, इस एंड से x डिस्टेंस पे लोकेटेड है. ये वेरी कर सकता है, x वेरी कर सकता है. इसके 1 बिलियन चॉपिंग कर दी है. बहुत पतली, ये बहुत मोटा दिखा रहे हैं. ये चॉप बिल्कुल अंगस्ट्राम थिकनेस का है. अब भाड़ में जाए इसके लेफ्ट में और भाड़ में जाए इसके राइट में जो चार्ज है, केवल इस चॉप्ड पोर्शन इसके बीच में फोर्स निकाल लेते हैं. केवल चॉप्ड पोर्शन इसके बीच में फोर्स निकाल लेते हैं. आइए कंपेयर करें. भाड़ में जाए इसकी लेफ्ट की स्ट्रिप्स, भाड़ में जाए इसके राइट की स्ट्रिप्स. केवल एक स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं. यही एक स्ट्रिप का एरिया है कि नहीं? बोलिए हाँ है ना? यही किया था हमने. तो केवल चॉप्ड पोर्शन का, जो चॉपिंग किया उसका एक का कारण हमने फोर्स निकाल लिया. और सब चॉप अलग अलग जगह होंगे, चॉप्ड पोर्शन सबको ऐड कर देंगे. हाउ इज द आइडिया? हाउ इज द आइडिया? चेक इट आउट. राइट? ओके, आई विल गो बैक टू दिस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. राइट? आई बिलीव सो एट लीस्ट. राइट? तो व्हाट आई डू इज, ये जो चॉप्ड पोर्शन बचा है, आपको दिख रहा हो तो ब्लैक कलर का, उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहने के लिए कह लिया क्या? जैसे हमने एक विड्थ को क्या कहा था? dx कहा था. आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? वैसे इस चॉप्ड पोर्शन को मैं क्या कहूं? dq कह लूं. पूरा चार्ज q था तो इसको dq कह लूं. बोली हाँ है ना? dq कितना होगा? यूनिटरी लॉ. dq कितना होगा? dq कितना होगा? यूनिटरी लॉ. dq कितना होगा? यूनिटरी लॉ. dq इज, सिंस L लेंथ में चार्ज q है, बोली हाँ है ना,
पूरी एल लेंथ में कितना चार्ज फैला हुआ है, क्यू। हेंस डी क्यू लेंथ में कितना, ओ शिट, हेंस डीएक्स लेंथ में, इसकी विड्थ को मैंने डीएक्स कह लिया। अरे भाई ये पूरी यहां से आता है डीएक्स लेंथ में कितना चार्ज होगा, क्यू बाई एल इंटू डीएक्स होगा। बोली होगा कि नहीं? अगर इतना चार्ज इसमें डीक्यू है तो अब इसको पॉइंट चार्ज माना जा सकता है। तुलना करिए पिछले पेज में तुलना करिए कि जब केवल मैं एक स्ट्रिप पे कन्फाइंड हो गया था तो इसको मैंने रेक्टेंगल मान लिया था। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इधर जब मैं इस पे कन्फाइन हो गया तो ये दोनों पॉइंट चार्ज माने जाएंगे। बोलिए एग्री और नॉट? इसलिए कूलम लॉ लग जाएगा। कि नहीं लग जाएगा? 1 by 1 कंपैरिजन में कर रहा हूं, इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम बट इट मस्ट बी very understanding for you all. I'm very sure about it. Hence, the force between these two would be what? K Q1 dq upon a plus x square. बोलिए होगा कि नहीं होगा? Which can be written as, बोलिए K Q1 Q by L dx, dq को पुट कर दिया सिंपली, अपॉन a प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब खूब ढेर सारे चॉप थे ऐसे में, यहां पे था एक चॉपिंग, यहां पे भी एक चॉपिंग, यहां पे भी था, यहां पे भी था, ढेर सारे थे खूब। ये मिल के रॉड बनाए थे पूरा, ये पूरा मिल के बनाए थे। तो सबके लिए ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए हाँ है ना? सबके लिए ऐड करेंगे तो क्या रीड करेगा ये? बोलिए क्या रीड करेगा? टोटल फोर्स। द टोटल फोर्स, जैसे यहां पे टोटल एरिया सबको ऐड करके आया था, यहां पे टोटल फोर्स, विल द टोटल फोर्स बी, बोलिए एडिशन ऑफ दम ऑल और नॉट? हाउ मेनी अंडरस्टैंड दिस? टेल मी। पुट द आइडिया बिहाइंड कि वाई एम यूजिंग इंटीग्रेशन, बिकॉज आर वॉज, हमने चॉप करके एक छोटे से चार्ज पे कन्फाइन हो गया जिसको मैं पॉइंट चार्ज प्रिटेंड कर पाऊं। प्रिटेंड, लुक एट द वर्ड प्रिटेंड, जिसको मैं बहाना बना पाऊं ये पॉइंट चार्ज है, इसलिए मैं कूलम लॉ लगा रहा हूं। तो कूलम लॉ पॉइंट चार्ज भी लग सकता है। और उसके बाद मैंने सब उठा के ऐड कर दिया। कुड यू ऑल अप्रिशिएट दिस? इज दिस आइडिया गुड इनफ? अब सवाल ये उठता है कि मेरा एक्चुअल रॉड जो थी वो कहां से कहां तक गई थी? एक्चुअल रॉड कहां से कहां तक गई थी? बोलिए। एक्चुअल रॉड मेरी गई थी यहां से यहां तक। बोली हाँ है ना? और माई डीक्यू वॉज दिस, wasn't it this? I'll have to write it again. Okay. Right. Looks good. Okay. This was my dx chopping. और इसमें चार्ज होता वो dq था। अग्री और नॉट? एक्स डिस्टेंस पे था। अब ऐसे सारी चॉपिंग के लिए, जो चॉपिंग यहां सब जगह रहा होगी, कहां रही होगी? यहां, ये सारी एडजस्टेंट चॉपिंग रही होंगी कि नहीं? कितनी नंबर में? 1 बिलियन से ज्यादा। सब के लिए उठा के मैंने ऐड कर दिया। विल आई गेट द टोटल फोर्स और नॉट? अब सवाल ये उठता है, लिमिट इसमें किसकी डालनी है? लिमिट किसकी डालनी है? लिमिट उस वेरिएबल की डाली जाती है जो डी के बाद लिखा होता है। सब कुछ भूल जाइए, जो डी के बाद लिखा होता है, एक्स की, जो डी के बाद लिखा होता है। तो एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? रेज हैंड एंड डोंट स्पीक आउट। बोली मत, हाथ उठाइए केवल। एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? रेज हैंड। यू 0 to L, ब्यूटिफुल आंसर। एक्स 0 to L तक। अब ये इंटीग्रेट करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। नाउ हाउ द इंटीग्रेशन गेट्स इनटू द फिजिक्स, यू नो अंडरस्टैंड दैट? आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? दिस इज हाउ। तो अभी तक हमने आपको यह समझाया इंटीग्रेशन कैसे फिजिक्स में घुस जाता है। अब इसको कैरी आउट कैसे करें इस प्रोसेस को, इसके लिए फिर मैथ्स में जाते हैं।
Of course, in maths, it is much more detailed than what we will do here. Two discussions. Indefinite integration or definite integration. What we require in physics is more often than not. What we require in physics is more often than not definite integration. So why should we study the first one? I can't compute the second one without studying the first one. Second one can only be computed once you learn the first one. Indefinite integration, definite integration. किसी चीज का डेरिवेटिव d by dx of let's say x raised per 8 is 8x raised per 7. तो इससे ये कैसे पाए वापस? सवाल ये उठता है then it says that integral 8x raised per 7 is equal to x raised per 8 dx. समझ गए कनेक्शन दोनों के बीच में? समझ गए दोनों के बीच में कनेक्शन? समझ गए दोनों के बीच में कनेक्शन? इट इज नथिंग बट कुछ ऑपरेशन करके इससे ये पाए तो कौन सा ऑपरेशन करेगा इससे ये वापस पा जाए, वो ऑपरेशन इंटीग्रेशन. जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो कुछ चीजें सब्सटेंटिव होती हैं, कुछ चीजें सेरेमोनियल होती हैं. सब्सटेंटिव मीन्स जो सचमुच डिफरेंशिएट की जा रही है, जो सचमुच उपयोग किया जा रहा है, और सेरेमोनियल मीन्स सेरेमोनियल जो कल सजावटी है. सजावटी क्या था डिफरेंशिएशन में? मैं दावा करता हूं सजावटी ये था. ये किसका कुछ करते हो क्या डी बाई डी एक्स का? तो सिंबल है कि नहीं? जिस मीन्स की तो आपको डिफरेंशिएट करना है. डी बाई डी एक्स इज अ सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन. बोलिए हाँ है ना? ये सेरेमोनियल है कि नहीं? अगर आप ये लिखते हैं तो ये 9 इज सब्सटेंस, 9 का स्क्वायर रूट किया जा रहा है, पर ये सेरेमोनियल है. तो ये दिस इज सेरेमोनियल. सेरेमोनियल मीन्स विच इज ओनली सिंबल, जिसका कोई मैथमेटिकल नंबर नहीं है जो. तो यहां पे अगर डिफरेंशिएशन में देखें तो दिस इज सेरेमोनियल एंड दिस इज नंबर विच इज गेटिंग डिफरेंशिएटेड. तो इंटीग्रेशन में कौन चीज सेरेमोनियल है? इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है? जिसका सिंबल डी बाई डी एक्स है, माइंडेड, छितरा हुआ है, डिस्पर्स्ड है. इंटीग्रेशन का सिंबल ये है. मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल है दिस इंटू डी एक्स, और जो चीज को इंटीग्रेट करना है वो यहां बीच में लिखी जाती है. तो इंटीग्रेशन अकेले डिस्टॉर्टेड नहीं है, साथ साथ डीएक्स या डीएम या डीक्यू, कुछ डी के साथ कुछ चीजें. तो ये पार्ट ऑफ सिंबल है. अग्री और नॉट जो यहां पे लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? इंटीग्रैंड. तो इंटीग्रैंड इज द सब्सटेंस एंड दिस इज द पार्ट ऑफ सिंबल. समझ में आ गया? लिस्ट ऑफ इंटीग्रल जो इजी वाले हैं आप खुद बताएंगे मेरे को, क्योंकि डेरिवेटिव आपने पढ़ा है. पहला व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स? सबको पता है, सबको पता है. डिफरेंशिएशन तो आपने किया है. कॉस एक्स इंप्लाइज व्हाट? बोलिए. इंटीग्रल इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी. सी जो चाहे वो डाल लें आप, जीरो डाल लें, कुछ नहीं लिखना, जीरो डाल लीजिए. सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, बताइए. साइन एक्स, तो इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? बोलिए. हैप्पी? ओ माइनस कॉस एक्स. आई एम सो सॉरी. श्योर और नॉट? आगे सुनिए. डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? tan एक्स प्लस सी. कोई डाउट? आसान. रिट्रेसिंग है. रिट्रेसिंग. आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता है तो इंटीग्रल पता है, नहीं पता है. फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स इज व्हाट? कोसेक स्क्वायर एक्स implies integral cosec square x dx is equal to minus cot x plus c. Fifth, d by dx of sec x
is sec x tan x. And look at the irony. आपकी लाचारी इसमें समझ में आएगी अभी आपको थोड़ी देर में. इंटीग्रल sec x tan x dx is, बोलिए, sec x plus c. Sixth, d by dx of minus cosec x is cosec x cot x. Integral cosec x cot x dx is equal to minus cosec x. अब आपसे एक बात करना चाहते हैं. यहाँ पे कितना फनी लगेगा, रुकिए. हमारे पास cos x का इंटीग्रेशन है, हमारे पास sin x का इंटीग्रेशन है, sec x का नहीं है. sec स्क्वायर x का है, sec x tan x का है, पर sec x का इंटीग्रेशन नहीं है. डजंट लुक फनी? ये आपकी लाचारी बता रहा है कि ये कहीं से रिट्रेस किया गया है. कठिन चीज का है, आसान चीज का नहीं है. Could you see that? If you ask me what is the integration of sec x, देखिए कहीं किसी लिस्ट में, you ask me the integration of cot x, नहीं. tan x नहीं है कहीं पे. cosec x नहीं है, पर ये कॉम्प्लिकेटेड चीजों का है. क्योंकि एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, किसी इजी चीज का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट थी, इसलिए इनका इंटीग्रेशन है. समझ में आ गया कि नहीं आ गई ये बात? तो दिस इज व्हाट इज द. अब आप कहेंगे सर चार और चीज का बता दीजिए. चार और कौन चीज होगी? साइन और कॉस का पता है, तो सेक कोसेक कॉट सेक टैन कॉट सेक कोसेक का भी बता दीजिए. हाँ, मैथ्स में निकाल सकते हैं उसको, सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, और निकालने को बहुत आसान है, ऐसा टफ भी नहीं है. पर यहां निकाल के नहीं, यहां केवल लिस्ट दे देंगे चार और, जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो जाए. चार और, 7th 8th 9th 10th. तो इसमें हम वो नहीं लिखेंगे. क्या नहीं लिखेंगे? किस चीज का डेरिवेटिव है, वो डायरेक्ट लिखेंगे. ठीक. इंटीग्रल क्या क्या आप चाहते हैं? tan x dx, इंटीग्रल cot x dx, इंटीग्रल sec x dx, इंटीग्रल cosec x dx. क्या होंगे ये? क्या होंगे डियर फ्रेंड? आप बताएंगे क्या? ln tan x और tan x ln sec x इसका इंटीग्रेशन होता है. log sec x. आप देख सकते हैं इसका ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है. आइए डिफरेंशिएट करके देखें. आपने कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको सिखाया था, आपने सीखा ही होगा. व्हाट इज d by dx ऑफ ln sec x? आउटर फंक्शन क्या है बोलिए? आउटर फंक्शन क्या है? log. पहले क्या हो जाएगा? 1 by sec x इंटू क्या हो जाएगा? sec x का डेरिवेटिव. sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x. sec x का डेरिवेटिव tan x. कहीं ना कहीं से आया है, बहुत आसानी से आया है, पर वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो हमारा अभी इंटरेस्ट भी नहीं हो. मैथ्स में बताएंगे. राइट. cot x का इंटीग्रेशन ln, बोलिए, एनीबडी नोज? ln sin x. ln cosec x नहीं, ln sin x. डिफरेंशिएट करके देख लेंगे, आ जाएगा तुरंत. d by dx ऑफ ln sin x डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा? आउटर फंक्शन कौन है? log. सबसे पहले क्या होगा? 1 by sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x. इज इट cot x or not? sec x का डेरिवेटिव बहुत खतरनाक. एनीबडी नोज? बताया तो सब है हमने आपको, तो क्लास 11 में याद नहीं है आप लोग को. ln sec x प्लस tan x, और इसका डेरिवेटिव ln cosec x माइनस cot x. डोंट मेक मिस्टेक अबाउट इट, माइनस होता है.
हालांकि फिजिक्स में यूज नहीं होगा, पर बताने को बता दिया 4 और जान जाइए क्या बुराई है। अब 4 और जान लीजिए बस, और कठिन नहीं बताएंगे। 4 और बहुत ही आसान है चारों। 11th फिर उस पे आ जाइए वापस, इस तरह से लिखने की आदत डाल लीजिए जिससे आपको समझ में आएगा। 4 अलजेब्रिक बताने जा रहे हैं। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, आप बताइए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस पर n+1 अपॉन n+1। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कब तक आप लिख सकते हैं इसको? जब तक n-1 के बराबर ना हो। अगर n-1 के बराबर होगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। सबसे बड़ा मैथ्स का पाप हो जाएगा। मैथ का सबसे बड़ा पाप है डिवीजन बाय 0, कैंसिलेशन। सबसे बड़ा पाप है डिवीजन बाय 0, कैंसिलेशन बाय 0। इसका इंप्लीकेशन इंटीग्रल एक्स रेस पर एन डीएक्स क्या हो जाएगा? बोलिए, एक्स रेस पर n+1 अपॉन n+1+c। मतलब कोई पूछे, लिख रहे हैं मिटा रहे हैं, कोई पूछे व्हाट इज एक्स रेस पर 5 dx, तो आप लिखेंगे एक्स रेस 6 अपॉन 6। अग्री और नॉट? एक बढ़ जाएगा ऊपर और उतने से डिवाइड हो जाएगा। गुड, हैप्पी टू नो दैट। अब एक पंगा, ये तो हैप्पी टू नो दैट। अब एक पंगा, ये तो बड़ा अजीब बात होगी। हम एक्स रेस पर 2 को इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स को 3 को, हम एक्स रेस पर 2 को इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स रेस पर 3 को इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स रेस पर 4 को इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स रेस पर 1 को कर लेंगे, एक्स रेस पर 0 कर लेंगे, एक्स रेस पर -1 को नहीं कर पाएंगे, एक्स रेस पर -2 को कर लेंगे। बोली हाँ है ना? पर एक्स रेस पर -1 सिंगल आउट हो गया कि इसके लिए फॉर्मूला नहीं वैलिड है। यही तो कह रहा है ना ये। तो एक्स रेस पर -1 के लिए अलग से होना चाहिए, एक्स रेस पर -1 के लिए अलग से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए हाँ या ना? क्योंकि सबको तो झेल लेगा। इतना ही नहीं, एक्स रेस पर 5/2 फ्रैक्शनल पावर तब भी कर लेगा ये, एन कोई इंटीजर जरूर थोड़ी ना है। पर एक्स रेस पर -1 के लिए स्पेशली मना किया गया है, तो उसके लिए गॉड इज काइंड, गॉड इज मैग्नानिमस। एक्स रेस पर -1 के लिए अलग से बता दिया गॉड ने। क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ ln x क्या होता है? बोलिए, 1/x। तो इसलिए इंटीग्रल 1/x dx कितना हो जाएगा? बोलिए, ln x प्लस c। जहां ln is, you student know that very well, ln means log to the base e। जब बेस e होता है तो लिखते नहीं, उसको log की जगह ln लिख देते हैं, नेचुरल log। देखा ये एक्स रेस पर -1 है कि नहीं है? तो उसके लिए अलग से। अब 13th इज सबसे सरल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। किसका? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज, बोलिए बोलिए बोलिए, ई टू द पावर एक्स। जब बदलता ही नहीं तो क्या अंतर पड़ता है? तो इंटीग्रल ऑफ ई टू पावर एक्स इज ई टू पावर एक्स। श्योर और नॉट? कोई डाउट ही नहीं। 14th, डी बाई डी एक्स ऑफ, आई एम आस्किंग यू, ए टू द पावर एक्स अपॉन ln a क्या होगा? इसका पर एक्स, 8 पर एक्स। अरे 8 पर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? बोलिए, अरे आपको पता होना चाहिए। 8 पर एक्स ln a होता है, तो यहां पर अगर ln a को लाएंगे तो नीचे यहां डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बेटा कांस्टेंट ही तो है, इसलिए अपॉन ये होगा। तो इसका ये क्या हुआ? 8 पर एक्स dx। कोई और बेस हो, ई ना हो तो ई आप जानते हैं ना, ये मान के चल लो मैं ई जानते हैं। ई इज अ वेरी स्पेशल रेशनल नंबर इक्वल टू, ई जानते हैं, ई इज अ वेरी स्पेशल रेशनल नंबर इक्वल टू 2.71828। और भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स लाइक पाई, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू बता रहे हैं। 8 पर एक्स dx क्या हो जाएगा बेटा? 8 पर एक्स अपॉन ln a प्लस c। ये लिस्ट कंप्लीट है, इसके बियॉन्ड रिक्वायर्ड नहीं है। अभी और आता जाएगा, बताते जाएंगे। कोई और कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो बता देंगे। इसके बियॉन्ड एक फॉर्मूला और जान लीजिए। 15th, चाहे
मान लीजिए फॉर्मूला मान लीजिए, बताऊं 15 लिख लिया आपने? कैन आई फ्लिप? 15 एक रिजल्ट जान लीजिए. इफ इंटीग्रल एफ एक्स dx is equal to gx plus c, तो व्हाट इज द इंटीग्रल एफ ax प्लस बी? आप ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पे कौन चीज है इंटीग्रैंड, यहां पे कौन चीज है इंटीग्रैंड, यहां कौन चीज इंटीग्रैंड एफ एक्स, और यहां क्या एफ ax प्लस बी है. मतलब x को हमने मॉडिफाई करके समथिंग x प्लस समथिंग कर दिया है. समथिंग x स्क्वायर नहीं होना चाहिए. जैसे मान लीजिए 2x प्लस 5, फंक्शन वही है. साइन है तो साइन यहां पे भी है, कॉस है तो कॉस यहां पे भी है, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल यहां पे भी है, लॉग यहां तो लॉग यहां पे भी है. पर बस उसके आर्गुमेंट को हमने एक्स प्लस बी कर दिया है. सवाल ही उठता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा. एनीबडी? डिफरेंशिएशन में रूल बताया था, इंटीग्रेशन में बताइए. इसका इंटीग्रेशन होगा जी ए एक्स प्लस बी. बिल्कुल वही कॉपी कर दीजिए. यहां पे जी एक्स था तो जी एक्स प्लस बी पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर दीजिए. डिफरेंशिएशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देते तो याद आ रहा है, तो इंटीग्रेशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर दीजिए. एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. अग्री और नॉट? व्हाट इज इंटीग्रल एक्स रेस पर माइनस 2 dx? बताइए. व्हाट इज इंटीग्रल एक्स रेस पर माइनस 2 dx? अरे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 रूल यार. एक्स रेस पर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, दैट इज माइनस 1 बाई एक्स. एम आई करेक्ट और नॉट? सोचने क्यों लगते हैं भाई आप? और ये है क्या? ये एक्चुअली ये 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स है कि नहीं है? बोलिए हाँ या ना. अब हमने पूछा व्हाट इज इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर डीएक्स. तो यहां से यहां में क्या परिवर्तन हुआ है? केवल एक्स में कोई चीज ऐड कर दी गई है. और कितना मल्टीप्लाई किया गया एक्स में? 1. मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं किया गया. वो भी कर सकते थे आप चाहते तो बिल्कुल वही रिजल्ट कॉपी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए. और किससे डिवाइड होगा? बोलिए पूरी चीज डिवाइड किससे होगी? 1 से. पर यहां पर अगर 2 होता तो पूरी चीज यहां पर 2 से डिवाइड हो जाती. आप समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं समझ रहे हैं? यहां पे 1 था इसलिए 1 से डिवाइड हुआ, तो कोई असर नहीं पड़ेगा. समझ में आ गया ये बात? ये कहानी होती है. तो ये बहुत मॉडिफिकेशन. जैसे अब आप बताइए व्हाट इज इंटीग्रल ई रेज़ पावर 2x प्लस 5 प्लस 6? बोलिए इसका आंसर. ई टू द पावर 2x प्लस 6 कॉपीड बट अपॉन 2. कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ये मैटर नहीं करता. जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है उससे डिवाइड हो जाता है. हो गया एंटी डेरिवेटिव. इसको क्या कहना चाहिए? क्या नाम ज्यादा अच्छा है? आप खुद जज करिए. एंटी डेरिवेटिव नाम ज्यादा अच्छा है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नाम ज्यादा अच्छा है? आप सोचिए, है ना? फॉरेन ऑथर्स को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं. जो भी कहिए. प्लस सी लिख दीजिए, आदत डाल लीजिए, पर कोई जरूरत नहीं है. हिपोक्रेसी है ये. सी है तो है. इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं. आइए अब क्या पढ़ना चाहिए? डेफिनेट इंटीग्रेशन. 5 मिनट. व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन? भैया 1 स्टेप फर्दर, एक स्टेप आगे बढ़ जाना, कुछ नहीं करना है. अगर इंटीग्रल एफ एक्स डीएक्स इज इक्वल जी एक्स प्लस सी पढ़ा भी आपने, तो व्हाट इज इंटीग्रल
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर लिमिट नहीं लगी है तो इनडेफिनेट, और लिमिट लगी तो डेफिनेट। इसी को कहते हैं डेफिनेट। डेफिनेट बता दिया जाए कहां से कहां तक। इनडेफिनेट केवल एंटी डेरिवेटिव होता है। ये क्या होगा, आइए, यू विल बी हैप्पी टू नो कितना आसान है। दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी, लिमिट लगी होगी तो डेफिनेट होगा बेटा, इज नथिंग बट indefinite integration computed at the upper limit minus computed at the lower limit, that is GB minus GA। कितना आसान, GB minus GA। अच्छा, अपर वाला ऊपर पहले बेटा, लोअर वाला नीचे। अब आप कहेंगे आपने ये क्यों नहीं लिखा, GB प्लस सी माइनस GA प्लस सी। लिख लीजिए, शौक हो तो, सी कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि इट इज हिपोक्रेसी टू राइट सी। डेफिनेट में सी लूज हो जाता है क्योंकि सब्सट्रैक्शन प्रोसेस में चला जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? डेफिनेट में इसके कोई महत्व नहीं रह जाता क्योंकि अपर लिमिट पे और लोअर लिमिट पे कंप्यूट करके डिफरेंस लेते हैं तो इसकी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है। तो इट इज ओनली हिपोक्रेसी आई गेस राइटिंग द सी। जैसे डिफरेंशिएशन से हर कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती हैं, वैसे इंटीग्रेशन से भी हर कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाती हैं जिसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं होता। कौन कौन बाहर हो जाएगा, के, Q1 Q अपॉन L, सब बाहर, L भी कांस्टेंट, जिसमें एक्स इन्वॉल्व अंदर रहेगा। अंदर क्या होगा, dx अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to L। What is the indefinite integration of what is the indefinite integration of this indefinite integration? Thankfully, I have taken as example is minus 1 upon x plus a। सी क्यों लिखोगे, बोलिए हाँ है ना, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए, तो हो गया ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। अब बस अपर लिमिट डालिए, लोअर लिमिट डालिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या आ गया फोर्स बेटा, के Q1 Q अपॉन L। बोलिए, के Q1 Q अपॉन L, राइट, और ब्रैकेट के अंदर 0 to L। 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ए। जब और अपर, सॉरी अपर पहले डालना है, माइनस 1 अपॉन L प्लस ए। जब 0 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि अरे भाई नीचे वाले सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो प्लस 1 अपॉन ए। When I compute that, it comes out to be K Q1 Q, sure or not, A cancel हो गया, sure or not, or I'm left out with what? हाँ जी, upon A L plus A।